नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस समय के सबसे बर्निंग टॉपिक यानी अहमदाबाद के विमान हादसे में, जिसमें कि एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी जो इंग्लैंड जा रही थी वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 241 लोग तो वे मारे गए जो उस विमान में सवार थे। साथ ही जो हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज का, उसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई वो अलग है। दोस्तों, पूरी दुनिया में अब तक हुए जितने भी विमान हादसे हुए हैं उसमें सबसे खतरनाक यह विमान हादसा है जो कि 12 जून यानी गुरुवार को अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें 7878 ड्रीम लाइनर जो बोइंग का प्लेन था और उसका फ्लाइट नंबर था AI 171 और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी इसने और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति इसमें जीवित भी बचा क्योंकि वो एग्जिट डोर पर ही था और जैसे ही उसने सब टर्बुलेंस देखा, जैसे ही उसने स्थितियां बिगड़ती देखी तो उसने एग्जिट डोर खोला और कूद गया। उसको थोड़ी बहुत चोटें आईं। अब लंदन जा रहा ये विमान जो है ये बीजे मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स के टकराया और ज़बरदस्त आग तुरंत लग गई और इसी कारण से इतनी भारी तबाही हुई है। अब हम बात करेंगे कि हादसा कैसे हुआ। तो देखिए, विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय थे और 53 विदेशी थे, जिसमें से कुछ स्कॉटलैंड के थे, कुछ किसी और देश के थे। और दोपहर 1:39 बजे टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान जो है लगभग 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और अचानक थ्रस्ट खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट ने तुरंत मेडे का कॉल दिया, यानी कि जिसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन उसके बाद कोई और संपर्क पायलट से हो नहीं पाया और इस तरह से कुछ ही पलों में विमान एक हॉस्टल से टकराया और भयंकर विस्फोट के साथ आग लग गई। 1,27,000 लीटर जो पेट्रोल था, हाईली इन्फ्लेमेबल पेट्रोल होता है जो विमान में लगता है, वह था। उसके कारण जो विस्फोट हुआ उसमें किसी का भी जो एक भी आदमी नहीं बचा। उसका मुख्य कारण ही ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो पेट्रोल था वो उसमें आग लग गई थी। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा तकनीकी विश्लेषण करेंगे इस पूरे मसले का। तो शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फ्लाइट डाटा की जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से हर बड़े प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि जो मॉडर्न विमान का सिस्टम है, जो मॉडर्न एरोप्लेन्स हैं, इसमें असंभव जैसी बात होती है। बेहद दुर्लभ होता है कि दोनों इंजन इकट्ठे फेल हो जाएं। और विशेषज्ञ तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर बर्ड स्ट्राइक भी हुई होती तो कोई एक इंजन एक बार में बंद होता है तो दूसरा इंजन चालू रहता है और सुरक्षित लैंडिंग हवाई जहाज की हो जाती है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है। अब शक आ रहा है सिर्फ विमान के फ्यूल सिस्टम पर। तो बोइंग 787 जो है, इसका जो फ्यूल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे टैंक होते हैं, पंप होते हैं और एक सप्लाई वाल्व होते हैं, अलग अलग सप्लाई वाल्व होते हैं और एक मुख्य सप्लाई वाल्व होता है जो कि इंजन तक पहुंचाता है फ्यूल को। तो अगर मुख्य सप्लाई वाल्व है जो फ्यूल का, तो अगर वो रिफ्यूलिंग की थी तब तक तो ठीक था, पर रिफ्यूलिंग के बाद अगर बंद रह जाए तो इंजन सिर्फ 30 से 40 सेकेंड तक ही पाइप में बचे ईंधन पर चल सकते हैं। यानी लगभग 625 फीट की ऊंचाई जो उसने हासिल की थी वहां तक ही पहुंच सकते हैं। यह तो हो गया एक विषय की जो टेक्निकल डिटेल्स अभी तक आ रही हैं, जो अखबारों में, मीडिया में सर्कुलेटेड है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जांच का केंद्र क्या है और क्या होना चाहिए। तो एक बात तय है कि जो लंबी दूरी की उड़ानें होती हैं उनमें पहले तकनीकी जांच अनिवार्य होती है और अब तो जो जो इनलैंड जो विमान होते हैं उनमें भी ध्यान रखा जाता है इस बात का, जिसमें फ्यूल टैंक को चेक किया जाता है, प्रेशर और वाल्व की स्थिति देखी जाती है और जो मेन वाल्व होता है फ्यूल का, वहां तक जो है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनती है कि ये भी चेक हुआ, ये भी चेक हुआ। और एक बात और कमाल की है कि जो मुख्य वाल्व है वहां तक पहुंचना सिर्फ ग्राउंड का टेक्निकल स्टाफ ही पहुंचता है और वहां पर कोई और नहीं जा सकता, यानी कि पायलट और जो एयर क्रू है वो भी नहीं जा सकते हैं।
अगर यह वाल्व जानबूझकर बंद छोड़ा गया तो यह मसला जो है आतंकवाद का बनता है। जांचकर्ता संभवतः इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और प्री फ्लाइट निरीक्षण लॉग में वाल्व खुला होने की पुष्टि शायद हुई है, लेकिन फिर वाल्व बंद क्यों था इसके बारे में बात होगी और सीसीटीवी फुटेज से भी यह पता लगेगा कि आखिरी बार वाल्व क्षेत्र में कौन गया था, क्योंकि सब कुछ खुला होगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी फ्यूल भरने की और वाल्व खोलने की, उसने खोल दिया होगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई और जा सकता है आखिरी में और वो वाल्व बंद करके आ सकता है। और यही बात फ्लाइट का जो डेटा रिकॉर्डर होता है उसमें भी फ्यूल प्रेशर की रीडिंग की जांच होगी, जिसमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एक बात और भी है कि जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें भी किसी तरह का फ्यूल अलर्ट का संकेत था कि नहीं था, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो इतने सीनियर जो पायलट हैं जो उस हवाई जहाज को चला रहे थे, बहुत सीनियर है, काफ़ी लंबा अनुभव है उनका, तो अगर किसी तरह का अलर्ट आता फ्यूल को लेकर तो वो ऐसी गलती नहीं करते कि हवाई जहाज को ऊपर उड़ाते, वो तो रनवे पे ही रोक लेते। अब हम बात करेंगे उन सवालों का जो देश के मन में उठ रहे हैं, जो दुनिया के मन में उठ रहे हैं और जिसको सवालों को पढ़ने के बाद, उनको जानने के बाद हम सब बेचैन हो जाते हैं और बेचैन होना भी चाहिए। तो पहला तो ये है कि एनडीए की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको 11 वर्ष पूर्ण हुए थे कल, और पूरे देश में भाजपा द्वारा जश्न, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। इससे कुछ लोग बहुत नाराज दिख रहे थे, ऐसा हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है। जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, जो लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, जाहिर है वो सब एलिमेंट्स जो मोदी के मरने और भाजपा के हारने की हमेशा पब्लिक में कामना करते हैं, और कश्मीर में 370 का हटना, कश्मीर के एक बड़े वर्ग का टेररिज्म के खिलाफ खड़े होना, पाकिस्तान का कमज़ोर होना, वर्तमान सरकार का इजराइल का सपोर्टर होना, भारत का महाशक्ति बनने की राह पर चलना और इस तरह के अनेक मुद्दे जिन लोगों को परेशान करते रहते हैं, उनका इस मामले में हाथ निकल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर ये आतंकवादी हमला है तो इसको गुजरात की राजधानी पर ही किया जाना ये बताता है कि ऐसे एलिमेंट्स एक ज़बरदस्त मैसेज देना चाहते होंगे पूरे देश को और पूरी दुनिया को। एक और बात है कि मृतकों में जो एक बड़ा नाम है वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कि जब नरेंद्र मोदी के बड़े क्लोज माने जाते थे और उन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली गुजरात को चलाया भी था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। इससे भी जो संभावित साजिश है और मकसद पर सवाल उठ रहे हैं, पर अभी भी जो सवाल केंद्र में है, जो सवाल सेंटर में है, वो है मुख्य फ्यूल वाल्व किसने बंद किया। यही अब आपराधिक जांच का केंद्र बिंदु है और ऐसा लगता है कि जांच एजेंसीज किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई होंगी अब तक, और विमान का ब्लैक बॉक्स जांच में अब तक ले लिया जा चुका होगा। हो सकता है कि बहुत जल्द ही इस मामले में खुलासा हो जाए। अब हम बात करेंगे कि एक लेमैन की तरह, देखिए आई एम अ लेमैन एज फार एज मैटर ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज कंसर्न। तो एक लेमैन की तरह अगर हम बात करें तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब हम 30-35 हज़ार की एक बाइक खरीदते हैं, टू व्हीलर खरीदते हैं, तो उसमें साइड स्टैंड जब तक चालू रहता है तब तक रेड लाइट रहती है, और कुछ टू व्हीलर्स में तो स्टार्ट ही नहीं होती हैं वो अगर साइड स्टैंड खुला हुआ है। इसी तरीके से अगर हम 5 लाख तक की कोई कार खरीदते हैं, 4-5 लाख की, तो उसमें जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक अलार्म बजता रहता है लगातार, और सीट बेल्ट लगाने के बाद ही अलार्म जो है वो बंद होता है। ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि किसी ने जानबूझकर फ्यूल वाला वाल्व जो है बंद कर दिया होगा, तो 2100 करोड़ रुपए के इस अमेरिकन प्लेन में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं था
जो प्लेन को टेक ऑफ ही ना होने देता, और या फिर पायलट को अलर्ट भेजता कि इसमें जो है फ्यूल का सिस्टम बंद है, जिससे कि पायलट अलर्ट हो जाता, या तो प्लेन को उड़ाता नहीं या फिर से अपनी रिपोर्टिंग करता और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ आता और उसको सुधारता। तो ये बहुत सीरियस पॉइंट है जो सरकार को, डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशंस को और हमारे जुडिशियल सिस्टम को सुओ मोटो संज्ञान में लेना चाहिए, और बोइंग पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दुनिया की कोई और कंपनी भी इस पॉइंट को ध्यान में रखकर ही एरोप्लेन बनाए और एरोप्लेन मार्केट में बेचे। आखिर 241 निर्दोष लोग जो हवाई जहाज में थे उनकी जानें गई हैं, और जो मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वहाँ पर कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने घायल हुए हैं, इसका अभी आंकड़ा पूरे तरीके से सामने आ नहीं पाया है। कुल मिलाकर देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसलिए इसकी जांच और इस पर एक्शन बहुत ज़रूरी है। एक बात और है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यही डर है कि कहीं अगर बोइंग एक बार इस हादसे के चलते बदनाम हो जाए तो बिजनेस कंपटीशन की रेस में एयरबस आगे निकल जाएगी। इस कारण से वे भी ट्वीट करके दुख जता रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ व्यापार की भाषा समझता है, अमेरिका सिर्फ अपने हितों की बात समझता है और सिर्फ हितों के बारे में ही ध्यान रखता है, उसी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसी को लेकर कोई भी एक्शन करता है। फिलहाल उच्च स्तरीय समिति तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच कर रही है, और यह हादसा भारत के हाल के वर्षों का सबसे बड़ा विमान हादसा है और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना है। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, और देश से अब यही डिमांड उठ रही है देश भर में से कि बोइंग कंपनी पर भी भारी पेनल्टी लगाई जाए इस हादसे के कारण। इस समय पूरा देश शोक में डूबा है और भविष्य की विमानन सुरक्षा के लिए भी जवाबों की तलाश जारी है। दर्शकों के लिए कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हुए आपका अपना डॉक्टर राजेश जौहरी।